दहशत में आ जाते थे, ऐसी आवाज़ें सुनने की आदत से है। पत्नियां बड़ी खुश थी कि ये ठीक है, अगली बार पति से निपटना होगा तो हम भी ऐसे ही करेंगे। जिनका दुश्मन भी पाकिस्तान नहीं होगा वो पति होगा बेचारा। महिलाएं बैठी है, पूरा देख रही थी कि किस तरह से वो जोश में पड़ रही थी, लेकिन बहुत मन से उन्होंने सुनाया। क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो एक सास के 4 दामाद थे। विनोद जी भी गए। अरे विनोद बाबू घर से आ गई लग रहा है, परिवार के लोग कुर्सी आप लगाना। हाँ सामने रहे, अच्छे लगते हैं। संपत जी कह रहे हैं पूछने गए थे थोड़ी देर हंसी क्या जैसा होता। लेकिन विनोद में रहिए, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। बढ़ेंगे तो प्यार भी बढ़ेगा, हंसते हुए आदमी का प्यार भी बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाई चूमेगी, और जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। दुखी आदमी के साथ में रहना नहीं चाहता। एक सास के 4 दामाद थे, तो सास ने सोचा दामादों की परीक्षा लेनी चाहिए, कौन सा दामाद मुझे कितना प्रेम करता है। ये देखने के लिए सास नदी में कूद गई, पीछे पीछे बड़ा वाला दामाद भी कूद गया, वो बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे मारुति कार गिफ्ट दे दी। अगले दिन सास फिर कूद गई, दूसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे हीरो होंडा गिफ्ट कर दी। तीसरे दिन सास फिर कूद गई, वो तीसरा वाला दामाद भी कूद गया। सास ने खुश होकर उसे लूना गिफ्ट कर दी। चौथे दिन सास फिर कूद। अब चौथे दामाद ने सोचा आनंद जी, ये बुढ़िया कार से लूना तक तो आई गई, अपने भाग्य में तो साइकिल ही बची, तो साइकिल के लिए क्यों जान जोखिम में जाए। वो कूदा नहीं, वो बुढ़िया डूब के मर गई। अगले दिन ससुर ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट दी, मतलब सबसे काबिल दामाद ली। तो ऐसा भी होता है। तो आनंद में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसी का रास्ता निकालिए। आदत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होती है। हमारे एक अधिकारी मित्र हैं, घनश्याम अग्रवाल कहते हैं, बड़े अधिकारी मित्र, बोले जोगी जी बहुत परेशान, छुट्टी मांगने वालों से परेशान, कोई ना कोई आ जाता है छुट्टी दो छुट्टी दो, कई बार पूरा ऑफिस ही खाली हो जाता है। आप तो कभी हो, कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा पहले चाय भिजवाओ। चाय वाले से ही तो परेशान है। अच्छा हंसने की क्या जरूरत है चाय देने। तो कोई उपाय बताओ, आप तो कभी हो। मैंने कहा बड़ा आसान तरीका है, कोई भी कर्मचारी छुट्टी मांगने आए, कह दो तुम्हारी छुट्टी मंजूर, मगर अपनी जगह बदले में किसी को रख, और बदले में कहाँ रखे। लेकिन उनकी आदत पड़ गई अधिकारी महोदय, जब भी कोई आए बोले छुट्टी मंजूर, बदले में किसी को रख जाओ। एक दिन वो पत्नी कहने लग गई, बोले मैं 15 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। उनकी तो आदत पड़ चुकी थी, बोले छुट्टी मंजूर, मगर बदले में किसी को रख जाओ। तो ये आदतें बहुत दुख देती हैं। विनोद बाबू आपका ये 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो गया, आप बार बार इधर की तरफ ही जा रहे। तो ये ठाके और जो देर तक चले और शानदार चले, पटाखे भी चल रहे हैं, ठाके भी चल रहे हैं। मैं बुलाता हूँ अशोक सुंदरानी को आपको खूब हंसाने के लिए, जो सतना से आए हैं। आप मौन न बैठे, उनके सम्मान में तालियां बजाते रहें, आनंद आएगा आपको। कुर्सी पर खड़े रहने की जिद छोड़ दो भाई, अच्छे अच्छों की जिद छूटी है आज के रोज, तो आपकी जिद क्या चलेगी। तो परेशान, अच्छा आप लोगों ने ताली बजा दी क्या? ऐसा परेशान मत हो, मेरे दिमाग अच्छे लोग, जो भी आता था ताली बजाओ, इधर वाले नहीं बजा रहा ताली बजाओ, ये ताली बजाओ, इधर भी ताली बजाओ। मैं बिल्कुल नहीं कहता सर,
मान लो रात भर में 4-5 घंटे में आपकी ताली बजाने की आदत पड़ जाए और कल दोपहर को आप चौराहे पर बजाने लग जाओ तो लोगों को शंका होगी कि ये वो हैं कि वो हैं। आराम से मस्ती के साथ बैठे थोड़ी देर, ये अगर रुक जाए कॉफी या चाय जो भी है, थोड़ी देर रुक जाओ। भाई साहब ये दुपट्टा ऐसे लगाते हैं जैसे घरों में शादी में बहुएं दुपट्टा डाले रहती हैं, केजरीवाल टाइप। थोड़ी देर रोक दीजिए भाई साहब, थोड़ी देर रोक दीजिए भैया थोड़ी देर दे करके और रोक दो, फिर ऐसे गायब हो जाओ जैसे पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ, कोई मतलब नहीं है, मैं इधर अपनी चाय बेच रहा हूँ, अगर आप अपनी चाय बेच रहे हैं। चाय बेचने के चक्कर में देश कहाँ पहुँच गया, इसलिए थोड़ी देर मुझे अपनी चाय बेच लेने तो ज़्यादा अच्छा है। कोई तनाव मत पालिएगा, कोई टेंशन नहीं पालिएगा। मेरी कविता में कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई चीन नहीं है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है। ताली बजाने की ना कहूँगा, जब आपके कलेजे में कोई बात ठक से लग जाए, अच्छी लग जाए। सुनील जोगी जी कह रहे थे शादियां भी हैं इसलिए लोग कम आए हैं, नहीं तो ज़्यादा भीड़ होती। और सुनील जी को कौन समझाए, शादियां होंगी तभी तो अगले साल भीड़ ज़्यादा होगी। शादियां होती गई, भीड़ बढ़ती चली गई। उसमें क्या, पहले अपन 40 करोड़ थे जब आजाद हुए, अब 140 करोड़ हो गए। वो शादियों का ही नतीजा था। कोई टेंशन नहीं पालता मैं भाई साहब। आपके चेहरे पर केवल मुस्कुराहट आ जाए, हंसी आ जाए, उसके लिए मैं मंगाया गया हूँ सतना मध्य प्रदेश से। बम्बई रहता हूँ साहब, एक अलग पत्नी मेरे पास भी है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेता, टेंशन लेना बहुत आसान काम है, हंसना थोड़ा मुश्किल काम है, हंसाना उससे भी मुश्किल काम है। किसी को आपको टेंशन देना 1 मिनट नहीं लगता। कोई इधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। अगले को आपको टेंशन देना, आप उसके पास रुको, प्यार से मुस्कुराओ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई साहब नमस्ते और निकल लो चुपचाप। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा। कौन था, कहाँ मिला था, शर्मा तो नहीं था, श्रीवास्तव तो नहीं था, विधायक जी का आदमी तो नहीं था। और बड़ा टेंशन देना दोस्तों, किसी को कोई अपनी पत्नी के साथ आ रहा हो, वो खुद सुंदर ना हो लेकिन पत्नी सुंदर हो, आप उसकी बगल से निकलो, पति की तरफ ध्यान मत दो, पत्नी को बोलो भाभी जी नमस्ते, बाकी बातें अपन फोन पे करेंगे। साला जिंदगी भर का टेंशन हो जाएगा उसको, पूछता ही रहेगा घर जाकर के कि कौन था जो तुझे जानता था और मुझे नहीं जानता था, और बाकी बातें क्या फोन पे होने वाली। इसलिए मैं इस तरह का कोई तनाव नहीं देता। मैं तो साहब ये चाहता हूँ कि हर आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, हर आदमी हंसे। और वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि किसी कवि ने कहा कि झील पर खुलना मेरे साथ, 15-20 मिनट आपकी हंसी और खिलखिलाहट के साथ रहूंगा, उसके बाद वीर गति को प्राप्त कर जाऊंगा। किसी ने कहा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, आदमी बदहाल खसता है हमारे देश में, पानी महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। और अब वकीलों, पागलों और लीडरों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तालियां इसलिए बजाने के लिए नहीं कहते दोस्त, मेरे दमुआ के अच्छे लोगों, खुलना मेरे साथ। तालियां इसलिए बजाने के लिए नहीं कहते कि ताली से कोई कविता छोटी बड़ी हो जाती है। तालियां बजाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्तमान दौर में ताली ही एक ऐसी चीज बची है जो कम से कम सांप्रदायिक नहीं है। बाकी तो सारी चीजें सांप्रदायिक हो गई साहब, रंग सांप्रदायिक हो गए साहब। हरा तुम्हारा केसरिया हमारा, ये क्या है साहब। तब ऐसे में ताली ही एक ऐसी चीज बची है जो कम से कम सांप्रदायिक नहीं है। ताली हिंदू बजाए, मुसलमान बजाए, सिख बजाए, ईसाई बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। ताली गुजराती बजाए, मराठी बजाए, सिंधी बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। और मेरे दमुआ के अच्छे लोगों, आगे से पीछे तक ताली तो इस बात पर उठे कि अमीर और गरीब आदमी की थाली में अंतर हो सकता है, लेकिन उसकी ताली में आज तक कोई अंतर नहीं होता है।
पहली बार संवेद तालियां बजाना सीखिए, संवेद स्वर कहना सीखिए। संवेद स्वर आया तब 3 कृषि कानून वापस हुए साहब। ये संवेद जब आप बोलना चालू करेंगे तब ये प्रतिक्रियाएं आती हैं। बाबाओं पर बहुत सारी बातें कही गई, निर्मल बाबा, ये बाबा, वो बाबा। मैं किसी बाबा पर कुछ नहीं कहता। सर मंत्री बनाता कौन है बाबा? उनको बनाते हम ही लोग हैं। बाद में कहते हैं बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने वैसा किया। 12 साल पहले इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा। पत्नी जिद पे आई, मेरे को भी ले चलो कुंभ के मेले। अरे मैंने कहा क्या भीड़ भाड़ में क्या जाना? बोली नहीं जाना है। पत्नी जिद पे आके मैंने कहा करेगी क्या? बोली नागा बाबा के दर्शन टीवी पे दिखाते हैं भाई साहब, उसमें क्या है? आइए नागा बाबाओं का संसार, जादुई संसार देखिए। जिद पे आ गई, मेरे पत्नी जिद पे आ, कौन न ले जा? मैं भी लेके गया। हम दोनों ने साथ मिलकर डुबकी लगाई गंगा नदी में। जैसे ही बाहर निकले डुबकी लगा के तट पे एक नागा बाबा साक्षात खड़े थे। पत्नी ने पैर पकड़ लिया, एक मैंने दूसरा पकड़ लिया। नागा बाबा आशीर्वाद दो, मेरा पति बड़ा आदमी हो जाए। नागा बाबा आशीर्वाद दो, जहां जाए सबसे ज्यादा वही सुना जाए। 10 मिनट तक नागा बाबा सुनता रहा। बाद में भड़क गया, बोल देखो देवी जी में कोई नागा बाबा नहीं। मैं तो खुद नहाने घुसा था, कोई कपड़े उठा के ले गया। हाँ? और तू मेरे को नागा बाबा बनाने पे तो नहीं है। हम ही लोग बनाते हैं दिशा, तो बाद में कहते बाबाओं ने ऐसा किया, बाबाओं ने ऐसा। एक बाबा रामदेव आ गए, सबको बोले धंधा छोड़ो योग करो, धंधा छोड़ो योग करो, धंधा छोड़ो योग करो। सब लोग धंधा छोड़ के योग करने लगे, तो बाबा धंधा करने लगे। इसलिए मैं बाबाओं पर कुछ नहीं कहता साहब। घर पर सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, इसलिए यहाँ इधर उधर भटकते फिरते साहब। घर पे सम्मान मिले तो काय कोई इधर उधर भटके साहब। मेरे बेटे को मैंने बुलाया, 10 साल का बेटा, मैंने मेरे बेटे को बुलाया। मैंने कहा नालायक इधर उधर खेलता रहता, कूदता रहता, कभी पढ़ाई लिखाई की बात भी किया कर। तुम्हारी उम्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 गोल्ड मेडल मिल गए थे। तुम्हारी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री 3 नदियां तैर करके पार करके पढ़ने जाया करते थे। मेरे बच्चे ने पलट के दौड़ दिया, पापा तुम्हारी उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया, तुम क्या खड़े खड़े यहाँ टाइम खराब कर रहे हो? तो भाई साहब कहीं सम्मान नहीं मिलता, इसलिए आपके बीच में आते हैं, आपकी तालियां, आपका थोड़ा गुलाब, थोड़ा प्यार मिल जाता है। अभी कोरोना काल चला, कोरोना में कभी सम्मेलन थे नहीं, तो घर पे टाइम पास करते थे, लेकिन वहां पे बेइज्जती कम कहाँ हुई। एक बार पत्नी के साथ बैठे थे, पत्नी को मैंने छेड़ते हुए कहा, मैंने कल रात को सुंदर पड़ोसन मेरे सपने में आई थी। उसने फौरन जवाब दिया, बोले अकेली आई थी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले पड़ोसी मेरे में आया। खटाक से जवाब मिलता है। भाई साहब हम लोग क्या करें, हम लोग तो इसी चक्कर में परेशान हैं। बेटियों को मैं प्रणाम करता हूँ, महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। बेटियों के बारे में हिमांशु ने कहा बेटियों का बड़ा पक्ष लिया जाता है। बेटियों का मेरे घर पे भी एक कदर बेटी है, मैं भी पक्ष लेता हूँ कि बेटियाँ विपरीत हवा के खिलाफ भी अपनी नाव को खेती है। ये भारत माँ भी है जो इन बेटियों की बलाएं लेती है। तालियां तो अगली बात तो उठेगी, भारत माँ भी सारी बेटियों की बलाएं लेती हैं। और जब मुंबई में एक बेटी ठानती है अपनी जिद पर, तो लॉकडाउन में अपने बूढ़े माँ बाप को रिक्शे में बिठाकर मुंबई से बिहार तक की दूरी अपने हौसले से नाप लेती है। ये वो बेटियां हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। ये बेटियां बनी रहें, हमारा हिंदुस्तान बना रहे। मैंने भगवान से पूछा, मैंने कहा भगवान तो ये बेटियों को इतना मासूम बनाता है, लेकिन पत्नियों को इतना खतरनाक भी बनाता है। भगवान बोले बेटियों का सृजन मैं खुद करता हूँ, पत्नियों का तो तुम लोग खुद सृजन करते हो। मैंने कहा ना कि अपमान होता रहा घर पर, इसलिए इधर उधर भटकने के। गांधी और सुभाष जी दोनों कहाँ चले? मैं बड़ा वो था, मैंने घर पे बताया था कि आज गांधी और सुभाष के सामने कविता करने का वो दोनों तरफ से गाना तरस गया। भाई साहब लोग किताबों में पढ़ते ही पढ़ते कि गांधी होते, सुभाष होते हैं, आज उनके सामने कविता पढ़ने का अवसर दोनों गायब। विधायक जी गायब हैं, बोले थे कार्यक्रम के बाद तुरंत लिफाफा देंगे। लिफाफे का टेंशन हो रहा है। ऐसे तनाव में कविता पढ़नी पड़ रही है। बचपन से सफर जौनपुरी बैठे खुलना, मैं कोई टेंशन की बात नहीं करता, मैं कोई वीरदस की बात नहीं करता। मंत्री जी बैठे, आपको देखकर थोड़ी सी उम्मीद लगती है कि आप भाजपा में मंत्री हो सकते हो, कांग्रेस के तो कुछ भी कर सकते हो भाई साहब।
शुरू से ऐसा रहा। वैसे मैंने कहा ना कि मेरी कविता में कोई चीन पाकिस्तान कुछ भी नहीं, मैं टेंशन लेता नहीं पाकिस्तान का। चीन का मोदी जी लेते, मैं नहीं लेता। कहाँ से आ गया, कहाँ घुसा है, कोई ना। चीन का क्या टेंशन लेना मंत्री। उसकी चीन की नेशनल हाइट 5 फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच से बड़ा कोई वहाँ चीनी आइटम पैदा ही नहीं होता। यहाँ देखो एक खड़ा होता भैरव बाबा 6 फुट का, इधर सरदार जी बैठे हुए 6 फुट के, इधर एक वो जो फोटो खींच रहे थे वो 6 फुट के। चीन की नेशनल हाइट 5 फुट 2 इंच। भाई साहब 5.5-6 फुट का एक चीनी देखने को नहीं मिलेगा। काय का टेंशन लेना। बाई दिन में 5.5-6 फुट का कोई चीनी दिख जाए आपको तो ये पक्का मानिएगा कि अपने दमुआ के बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा करी होगी। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। गलत, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहे, मतलब यहाँ के बुजुर्गों ने वहां जाके बताया होगा चीन में कि क्या क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिससे हाइट बढ़ती है आपकी। लेकिन आप लोग तो समझेंगे वो ही भाई साहब। इसलिए मस्त लोग हैं भाई साहब, बढ़िया लोग हैं। बहुत दिनों बाद इतनी भीड़ देख रहा हूँ कोरोना के बाद। मुझे तो लगता था इतनी भीड़ देखने को ही नहीं मिलेगी। गाने प्रतिबंधित हो गए कोरोना में साहब। एक गाना था साजन मेरा उस पार है और मिलने को दिल बेकरार है। लोगों ने कहा अपने दिल पे कंट्रोल रख, क्योंकि जहां तेरा साजन है वो जगह है रेड जोन में और तू खुद फंसी है ग्रीन जोन में। अगर एक बार चली गई मिलने तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, कहते कहते भी चुप हो जाता हूं मैं। क्या यही प्यार है? ये प्यार नहीं पागल, कि पुलिस का डर है। क्योंकि अगर बाहर निकले तो क्या पता कहाँ टैटू बना दे। अभी बंबई गया तो एक नौजवान 18 साल का हाथ पकड़े रो रहा था, उसके हाथ में टैटू गुदा हुआ था। मैंने कहा जब टैटू गुदवाना सहन नहीं होता तो क्यों रो रहा? बोला इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि टैटू सहन नहीं हो रहा, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाना था कुतरीना लिख दिया क्या जाके दिखाएंगे उसको, बताइए। तो ये सब हुआ है कोरोना काल में। आइए एक कविता सुना करके अपनी जगह जाना चाहता हूँ। समय की अपनी मर्यादाएं हैं। आनंद बख्शी तो आपके क्षेत्र की धरोहर है। सुनील जोगी जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। संपत सरल जी को आपको सुनना ही है बाद में। मेरा अपना क्रम है। एक कविता सुना करके अपनी जगह जाना चाहता हूँ। बचपन से ही मैंने कहा ना कि बचपन से ही ऐसा हुआ कि सम्मान नहीं मिला, कंफ्यूज रहे। उसी कंफ्यूजन में कविता लिखी। जब हम 6 साल के हुए तो पिताजी ले गए स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जबरदस्ती। पहले जबरदस्ती जाते थे मंत्री जी, कौन अपने मन से जाता था। आप भी ऐसे ही गए होंगे। लेके गए, मास्टर जी ने मेरा नाम लिखा, सर पर प्यार से हाथ फेरा। पिताजी से पूछा किसका लड़का है? पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर जी आप ही का है। तो हम टेंशन में आ गए कि 6 साल तक हम गलत आदमी को अपना बाप समझ रहे। हमारे पिताजी की हम आस्त्री कर रहे हैं, बताओ। ये कंफ्यूजन रहा मेरे साथ। लेकिन जब आप जैसे लोग मिलते हैं, क्या कमाल सुनते हैं आप लोग। मैं किसकी कसम खा के कहूँ, मुझे तो लगता है कवि सम्मेलन कहीं पर भी हो, कवि सम्मेलन कहीं पर भी हो, श्रोता के लिए दमुआ के होना। क्या सुनने का सलीका है आपके साथ। मैं किसकी कसम खाऊं, आपकी खा लेता हूं सर कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, केरल से लेकर के कंधार तक, कटक से लेकर के कटक तक इतने प्यारे श्रोता मैंने कहीं नहीं देखे। और ये बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक गया ही नहीं। लेकिन आपको सुन बहुत अच्छा रहा भाई साहब। एक कविता सुना करके अपनी जगह जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे संस्कारित वस्त्रों में आप लोग बैठी हुई हैं। मैं आपके चरणों को छू कर के प्रणाम करता हूँ। जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मेरे घर में भी एक अदब पत्नी है मेरी, इतनी संस्कारवान। 9 दिन के व्रत चले, 9 दिन 2 किलोमीटर दूर मंदिर था साहब। 9 दिन नंगे पैर गई मंदिर तक, लेकिन जब वापस लौटती थी तो पैर में चप्पल रहती थी। इतनी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी ड्रेस में बैठी हुई है विनोद जी, क्या बताएं, बहुत अच्छी ड्रेस में। अच्छा लग रहा है ये सेटअप। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठे हुए एक साथ। ये जो जहर फैलाया जाता है, 4 पंक्तियां देता हूँ उसके बाद एक कविता की। इतना तो तेरे दर पे पहली बार मांगता हूँ आपसे तालियां आपके पास तक पहुंचे तो उस कविता की भूमिका में तालियां दीजिएगा
कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल समंदर जवाब दे, और इतनी तो हो हम सब में आपस की एकता कि मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। जितना नुकसान टेलीविजन ने पहुंचाया भाई साहब, पता नहीं किनको किनको पद्मश्री दे दी गई, मेरी तो समझ में नहीं आया एकता कपूर को किस हिसाब से पद्मश्री। सीरियल देखो तो सर पीटने का मन करे, इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता और उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। समझ में नहीं आता इसमें काय की पवित्रता। टेलीविजन ने इतना नुकसान किया, इतना नुकसान किया भाई साहब कि मैं क्या बताऊं। नए नए पैटर्न आ गए टेलीविजन पर। मैं आपके वस्त्रों को, आपकी शालीनता को प्रणाम करता हूं, लेकिन टेलीविजन पर एक नया दौर चला रीमिक्स का। पुराने गाने नए अंदाज में कपड़े। मैं भी साहब एक दिन टेलीविजन देख रहा था, परिवार मेरे साथ बैठा था, 5-6 लड़कियां डांस कर रही थी। बड़े ध्यान से देखा तो कपड़े नजर आए। कपड़े क्या थे साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई साहब। आजाद है देश, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तकलीफ हुई जिस गाने पर वो डांस कर रही थी वो 6 लड़कियां, और वो गाना था छोड़ दो आंचल जमाना क्या करेगा। मुझे लगा कि आंचल एक, हाँ मुझे लगा अगर इनके बीच दुर्योधन और दुशासन का पुनर्जन्म हो जाए, वो दुर्योधन दुशासन से कहे कि बेटा चीर खींच, तो दुशासन तो आत्महत्या कर ले। खींचे क्या, जब कुछ हो तो खींचे। छोड़ दो आंचल जमा। मुझे लगा कि शायद इनको आंचल का अर्थ ही नहीं पता। तब आपकी तरफ से इस छोटे से कवि ने 8 पंक्तियों की छोटी सी कविता उनको देने की कोशिश की है। आपका भरपूर प्यार और दुलार चाहता हूं कि वो खुलिएगा मेरे साथ। अशोक सुंदरानी अब आपके सामने देता है कविता खुलिएगा मेरे साथ। भरपूर तालियों से नवाजिएगा अगर कलेजे में ठक से लगता है कोई बात कि ओ अर्धनग्नता और पूर्ण नग्नता के बीच लटकती हुई बालाओ, शैतान की खालाओ, ओ नेहा मल्लिका बिपाशा, पहले कम से कम जान तो लो आंचल की परिभाषा। तालियां अगली पंक्तियों पर भरपूर आएंगी। तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं दमुआ के इस मैदान में। आप सबकी भी तालियां चाहता हूं, महिला पुरुष दोनों एक साथ, कि पहले कम से कम जान तो लो आंचल की परिभाषा। अरे आंचल में प्यार होता है, स्नेह होता है, ममता होती है, ममत्व होता है, लाड़ होता है, नन्हे नन्हे बच्चों का सीमित खिलवाड़ होता है। आंचल में प्रेम होता है, चाह होती है, माँ से बच्चे तक पहुंचने की एक नन्ही सी प्रेम भरी राह होती है। बच्चे के छोटे से दुख में भी माँ की एक लंबी आह होती है। और कभी माँ के आंचल के साए में सिमट करके देखना, घने बरगद जैसी ठंडी ठंडी छांव होती है। सुनने का सलीका, ऊर्जा बढ़ाइएगा कि कभी कभी माँ के आंचल के साए में सिमट करके देखना, घने बरगद जैसी ठंडी ठंडी छांव होती है। माँ के आंचल के स्पर्श मात्र से सरहद पर जाते हुए सैनिक का खून बढ़ जाता है, दुश्मनों से लड़ने के लिए जैसे रक्षा कवच चढ़ जाता है। और पंजाब की कोई बेबे जब फैलाती अपना ये आंचल मातृभूमि के लिए, तो उसका इकलौता लाल भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है। सैल्यूट करता हूं। तो पंजाब की कोई बेबे, पंजाब की कोई बेबे जब फैलाती अपना आंचल मातृभूमि के लिए, तो उसका इकलौता लाल भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है। भारत माँ के आंचल की आजादी के लिए हजारों नौजवानों ने हंसते हंसते जान देने के सपने बुने थे, और भारत माँ के आंचल के स्वाभिमान को कोई चोट न पहुंचे, इसके लिए गुरु गोविंद सिंह के तो मासूम बच्चे मुस्कुराते हुए दीवारों तक में चुने थे, मुस्कुराते हुए दीवारों तक में चुने थे। अपने मुट्ठी भर साथियों को लेकर वीर शिवाजी मजबूत औरंगजेब के सामने भी मजबूती से खड़ा था। और यही वो आंचल है जिसमें बांध कर अपने नन्हे दिल बच्चे को महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से एक लंबा युद्ध लड़ा। महारानी लक्ष्मी, सैल्यूट करता हूं, महारानी लक्ष्मीबाई ने एक लंबा युद्ध लड़ा था। आंचल की अपनी जवानी है, आंचल की अपनी रवानी है, आंचल की सदियों पुरानी अपनी गौरवशाली कहानी है। आंचल ने सजाया है, संवारा है और मूर्त रूप दिया है आजादी के ख्वाब को। और जब सरहद पार से हृदय को चीरने वाली खबर पहुंची है किसी शहीद के घर गांव तक, तो इसी आंचल ने ही थामा है आंसुओं के सैलाब को। इसलिए उन हीरोइनों से कहना चाहता हूं,
इसलिए जब ये पत्रकार प्रश्न करते हैं कि इतनी नग्नता क्यों, इतनी अश्लीलता क्यों, तो ये जवाब देते हैं कि हमें भगवान ने सुंदर बनाया तो हम क्यों ना दिखाएं। तो मैं कहता हूं दिखाओ दिखाओ, खूब दिखाओ। तुम्हारा शरीर है, जैसे चाहे इनकी बोली लगाओ, लेकिन तुम्हारे इन प्रदर्शनों ने देश में जाने कहां कहां गंगा कर दिया। और मेरी भटकी हुई बहना, तूने अपने सर पर विश्व सुंदरी का ताज तो रख लिया, लेकिन पूरे देश की सभ्यता और संस्कृति को नंगा कर दिया। इसलिए तालियों के साथ विदा कीजिएगा, पूरे देश की सभ्यता और संस्कृति को नंगा कर दिया। इसलिए कहता हूं कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ, जैसे चाहे इनकी बोली लगाओ, लेकिन भगवान के लिए, इस भारत माता के लिए, ऐसे प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए कम से कम दूध, ममता और आंचल जैसे शब्दों को मत लगाओ, आंचल जैसे शब्दों को मत लगाओ। एक अच्छी कवि, वो आप जानते हैं, हमारे राही जी बैठे हैं, ये जौनपुरी साहब यहाँ हैं, और भी कवि शायर होंगे, मैं सबका सम्मान करता हूँ, जो भी हमारी बिरादरी के लोग यहाँ हैं, सब बहुत मन से सुन रहे हैं और अलग अलग कविताओं की यात्रा चल रही है। एक अंग्रेज आ गया यहाँ, बख्शी जी छिंदवाड़ा घूमने आया, तो चौक पे भूख लगी तो मिठाई की दुकान पे गया, हलवाई के पास, तो उसने समोसे गरम गरम छीन रहे, तो बड़े ध्यान से उसने समोसा उठाया और काफी देर तक देखता रहा, 15-20 मिनट तक। वो समझ नहीं पाया कि ये कैसे बना। उसे लगा कि ऐसा आविष्कार तो हमारे यहाँ हो ही नहीं, अभी अमेरिका तक में नहीं हुआ। उसने समोसा खाया नहीं, बैग में रख दिया, और जब वापस गया तो अमेरिका में अपने बॉस को दिखाया, बोले हिंदुस्तान से आया हूँ, छिंदवाड़ा में ऐसा आविष्कार हुआ कि बाहर से मैदा है बिल्कुल पैक, अंदर इसमें आलू कैसे भरा ये पता नहीं चला। अब आनंद लेना, ये सुनने के बाद उसके बॉस ने उसे एक थप्पड़ मारा और नीचे से अटैची निकाली और लॉक खोल के उससे जलेबी निकाली। बोले बेवकूफ आदमी, मैं 20 साल पहले छिंदवाड़ा गया और ये एक आइटम आया था, मैं 20 साल में ये नहीं पता लगा पाया कि इसमें मैदे के अंदर चाशनी कहां से, और तू एक नई टेंशन लेके आ गया। तो टेंशन पालो तो टेंशन मिलती है। एक आदमी ने सोचा, विचार किया कि भाई 2 शादियां करूंगा, कभी घर में झगड़ा होगा, एक पत्नी मारेगी तो दूसरी बचा लेगी। उसी रात से सपना आ गया, सपने में उसने देखा कि एक ने पकड़ रखा है, दूसरी कूट रही है। तो ऐसी घटनाएं हुई करती, वो जो सपना आया था और जो कूट रही थी वो यही आई हुई है। सबसे किनारे डॉक्टर भुवन मोहिनी बैठी है, वो प्रेम के गीत भी सुनाएंगी, आनंद के गीत भी सुनाएंगी। हस्तीमल हस्ती ने कहा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो लंबी दूरी तय करके आई हैं, काफी देर में हम उन्हें बुला रहे हैं, लेकिन इतनी कम तालियों से ऐसा लगता है कि आप सौंदर्य बोध खो चुके। थोड़ा और तालियां घनीभूत करें डॉक्टर भुवन मोहिनी को। ये जो जवान, इसे लगा कि अब कोई ऐसा आया है जिसका फोटो खींच के हमें भी आना है। बेटा, जो मैंने पहला सुनाया था ना, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी कूट रही थी, बस ये ध्यान में रखना। आइए, स्वागत है, तो आप तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर भुवन मोहिनी। ठाकरे देवी माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। मानस का बहुत पावन मंच आप लोगों ने सजाया है। दमोहा की पूरी टीम को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आप सभी को विशेष प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। आप वो ऊर्जा है जो इस कार्यक्रम को जीवंत बनाए हुए। एक बार मैं चाहती हूँ आप अपने लिए आगे से पीछे तक के लोग तालियां बजाइए। आप बहुत जीवंत आदरणीय सुनील जोगी कह रहे थे कि आप अपना सौंदर्य बोध खो चुके हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर मुझसे पहले अशोक सुंदरानी जी जैसे को खड़ा किया जाएगा तो कब
लोग बचा कर रखें। बाकी तो सीधी सरल रेखा मिलाकर ये बैठे ही हुए हैं। मंत्री जी पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे हैं। बहुत आनंद आप लोग ले रहे हैं। इधर एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ है, आप भी ताली वाली बजा सकते हैं, कोई बुरा नहीं मान रहा है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। पहली बार दमुआ आई हूँ। आदरणीय आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कमलनाथ जी के जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। मैं कविता और कवि सम्मेलन दोनों सुना सकती हूँ। आप जिस रस में सुनेंगे मैं बस उसी रस में आपको सुनाती चली जाऊंगी। ये तो दमुआ के लोग हैं, आप कुछ ना सुनाओ, खड़े रहो, उठिए ये जितने बोले दिख रहे ऐसे है नहीं, ऐसे है। हम जैसे ही गाड़ी से उतरे एक बुजुर्ग मेरे पास आया और आकर खड़े हो गए, बोले मोहिनी जी आप बहुत अच्छी लगती हैं। सच मानिए उस आदमी का आत्मविश्वास इतना अच्छा था। मैंने कहा जी धन्यवाद। बोले धन्यवाद नहीं, मेरे साथ पिक्चर चलोगी। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा दादाजी जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो तो जय मां संतोषी नहीं देखी जाती। तो ऐसे आत्मविश्वास वाला ये दमुआ है, मैं जानती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अपने क्रम पर हूँ, हाथ से आप अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए यहीं से शुरुआत करती हूँ। धीरे धीरे श्रृंगार तक आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके हृदय का दरवाजा थोड़ा सा खटखटाती हूँ। सुनिएगा, दो पदों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई हो। इसको तालियों के साथ सुना जाता है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। महिलाएं आप भी, एक महिला यहाँ खड़ी तो आपका सपोर्ट ज्यादा बनता है कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा की प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा की प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। आगे कितने मस्ती में तालियां बजा रहे हैं। कीर्तन का आपको बहुत अभ्यास है। नहीं सच में इतने आनंद में आप हैं। और मोबाइल जिस तरीके से आपने वीडियो पर डाला हुआ है, अच्छा हमारा आजकल अधिकतम समय जो है वो इस मोबाइल पर निकल जाता है। और कई लोग तो यहाँ ऐसे बैठे हैं जो डीपी को जूम करने में ही अपना टाइम निकालते हैं। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, अगर बात आपको समझ आ जाए और आपके अनुभव से मिल जाए तो फिर आपके हाथ खुले जो अब तक नहीं खुले। कि डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई दुनिया, हो गई रे। हो अच्छा ये आदरणीय आपने क्या उछल के तालियां बजाई। इस उम्र में भी आपकी ऊर्जा को मेरा सहयोग है। कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा कवि जो होता है उसे जैसा दिखता है वो वैसा लिखता है। 2 पंक्तियां अगर आपका भी समर्थन है तो आपका समर्थन हाथ खुले और मुझ तक पहुंचे। मैं 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। राजनीति में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जैसा दिखा वैसा लिखने का प्रयास किया, आपको सुनाती हूँ कि 10 सालों की राजनीति है केवल मेंढक तोल, 10 सालों की राजनीति है केवल मेंढक तोल। ऐसा ना हो लेकर इनको डूब जाए पेट्रोल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। आप कितने उत्साह में है सच में। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले। जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर ले।
जरा जरा ठहरे, उड़ाए ना किसी की याद में नींदें, यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर ले, यही है जिंदगी के दिन। अच्छा, ये लोग जो यहाँ बैठे हैं बिल्कुल ऐसे बैठे हैं मुर्दा होकर। ये देखो, ये दादाजी कमाल है आप। अरे इतनी देर कहाँ बैठे थे भाई? ये तो मैं समझ रहा हूँ कोई बढ़िया ब्रांड लिया आपने। और मैं सच बताऊँ बिल्कुल इनके अंदर जो रासायनिक प्रतिक्रिया आ रही है, मैं बिल्कुल इन्हें प्रणाम करती हूँ। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। अच्छा, सलीके से बात कह रहे हैं, सलीके से पहुंच जाए तो फिर सूचना देना कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। आइए विनोद जी। विनोद जी इतने बुजुर्ग नहीं है जितना समझ रही ये तो नहीं, विनोद जी ने रंग भी इतना पक्का पाया है। बढ़िया आदमी है। वो क्या है, भगवान कसम, अगर इनके ऊपर आप लिमका गिराओगे तो वो भी कोको कोला बन जाएगा। ये आदमी है वो, उन्होंने दूर से देखा कि मंच पे बोतल भेजी जा रही है, इन्हें चिंता हुई कि ये कोई बोतल दी जा रही है। इन्हें लगा कि भाई कुछ न कुछ और खिलाना पिलाना चाहिए, नमकीन बिस्किट, चिंता तो है आपके अंदर। ये विनोद जी को देख के लग रहा है कि ये चखने का ख्याल जरूर करते हैं। पंक्तियां पूरी करती हूँ, अगर आप तक बात पहुंचे, आपका उत्साह दुगना हो जाए तो मेरे उत्साह को दुगना कर दीजिएगा कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो ये आंखों से पीते हो, जो तुम होठों से पीते हो। अभी भी आपके हाथ ऐसा नहीं है भुवन, ऐसा ना कहो। बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत का बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है? पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ दे? ये तो आदत है बेचारे को। ये देखिए कितने पुराने कुकरों में उत्साह आया, सबकी सीटी एक ही साथ बजी है। मैं बहुत बहुत प्रणाम। जो 20 साल पहले झंडू का च्यवनप्राश खाया था, आशा रखता है। मैं जानती हूँ कि आप सवाल नहीं करते, लेकिन 4 पंक्तियाँ मेरी सुन लीजिए, जितने भी ये कुकर बैठे हैं सुनिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, कोई आपसे शिकायत नहीं, जितनी ऊर्जा आप दे रहे हैं। मेरा मन है एक गीत से आपको जोड़ूं, और समय की अपनी मर्यादा है, मैं भी अपना काम शुद्धता से खत्म करती हूँ। आदरणीय संपत सरल जी को आपको सुनना है, आदरणीय सुनील जोगी जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको सुनना है, लेकिन मेरा मन है इस कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत अच्छे से सजाया और हमारे 4 दिन से हमारे साथ में है आदरणीय आनंद बख्शी जी। सच मानिए, जब मैं पहली बार इनसे मिली तो मुझे लगा इतना सौम्य व्यक्तित्व इनका लगा, लेकिन जब ये माइक पर खड़े होते हैं तो इतनी ओजस्वी वाणी इनकी होती है। एक बार आपकी तालियां आनंद जी के लिए होनी चाहिए। गीत प्रारंभ करती हूँ। गीत की भूमिका कुछ भी नहीं है, बस मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए। हास्य कवि सम्मेलन है, कोरोना में वैसे भी हम इतने निस्तेज रहे हैं, तो मैं आपकी जीवंतता को जगाने की कोशिश करती हूँ। सुनिए कि चल 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 परदेसी, चल 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 चल। आप भूल जाते हैं कि ताली के साथ सुना जाता है। चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का।
वाह। चल परदेसी चल चल चल। पीछे के ये लोग हैं, अभी भी इनके हाथ नहीं खुले। सच मानिए इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। मैं ये गीत का पहला बंद आप लोगों के नाम करती हूँ। अगर इसमें भी आप नहीं मुस्कुराए तो बाबा महाकाल भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये पहला बंद आपको सौंपती, सुनिएगा कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। अच्छा देखिए, अभी भी आपने तालियां नहीं बजाई, क्या कसम खा कर बैठे हो? या पत्नी इधर से बराबर देख रही है कि उसकी पर ताली नहीं बजाई? एक बार आपके हाथ उठे तालियां बजाकर मुझे बताइए क्या जीवनता से सुन रहे हैं कि प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, गली गली में नफरत है, कदम कदम पर जाल बिछा तू चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी चल चल चल। गीत का अंतिम बंद सुनाते सुनेगा। प्रेम के सिवा मैंने कुछ नहीं जिया, जो जिया वो प्रेम में जिया, जो दिया वो प्रेम में दिया। अंतिम बंद सुनाते सुनेगा कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है। देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है। मर्ज हुआ हर एक फना है, सो मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है। अगर आज मन कर लेगा सारा जीवन कर लेगा, अगर आज मन कर लेगा सारा जीवन कर लेगा। इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका जल। चल 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 परदेसी चल चल चल। बहुत मनोयोग से आपने सुना। अंतिम 4 पंक्तियां सुनाकर मैं अपना स्थान लेती हूँ। यहाँ पर बेटियों की बात हुई, मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण अलग है। मैं वो 4 पंक्तियां आपके बीच में अपने सौभाग्य की रखती हूँ। माता बहनों की उपस्थिति यहाँ होती है, मैं आपकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करती हूँ। ये पंक्तियां आपको समर्पित करती, सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। वाह वाह वाह। ये वो भारत देश जो हर स्त्री में सीता और हर पुरुष में राम की कल्पना करता है। मेरे घर से क्या संस्कार मुझे मिले, वो अंतिम 4 पंक्तियां संस्कारों की सौंप कर जाती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि दमुआ उन संस्कारों को स्वीकार करे। मैं वो 4 पंक्तियां सुनाती, सुनिएगा कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। कविता की सार्थक पंक्तियां आप तक पहुंचती है तो लेखनी को बहुत संबल मिलता है। मैं 4 पंक्तियां पूर्ण करती, सुनिएगा कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा।
मशीन है, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। वो रावण को एक बार कोर्ट जाना दवा कहे क्यों मरे, वो तकलीफ है। क्योंकि बार बार इस तरह ध्यान भंग होता है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, तो आप कई स्थान ले लें, सब कुछ अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ठीक हूँ क्या इधर है, कोई दिक्कत नहीं। वो रावण को कोर्ट जाना पड़ा तो जज ने कहा गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रावण ने कान पकड़ लिए, बोला मिलॉर्ड, जिंदगी में एक बार सीता पर हाथ रखा था, पूरा खानदान खत्म हो गया, हम किसी गीता वीता पे हाथ रखने वाला नहीं। तो ये घटनाएं भी संदेश देती हैं। दमुआ के लोग कमाल, वो दमुआ में महिला एक अक्षय साहब, वो सांड को हलवा पूरी खिला रही, एकादशी के सांड को हलवा पूरी देखा जबरदस्त। लोगों ने टोका कि मैडम ये गलत समझ रही है, गाय थोड़ी है, गाय को खिलाते एकादशी की पूरी, ये तो सांड है, आप समझ नहीं पा रहे। उसने कहा मुझे अच्छी तरह पता, बोले ये पता है आपको कि सारे बहुत मारने वाला है, कई लोगों की तो उसने हड्डियां तोड़ दी, कई लोग तो इसके मारे हुए अस्पताल में पड़े, और आप इसे हलवा पूरी खिला रहे। बोले इसीलिए खिला रहे हैं कि मेरे पति का हड्डियों का अस्पताल है, ये सारे मरीज तो ये सांड से ही पहुंचते। तो दमुआ तो कमाल की जगह है। वो एक बम्बई का आदमी, दिल्ली का आदमी, एक दमुआ का आदमी बैठ के रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे। तो कॉफी पीने के बाद वो बम्बई के आदमी ने सीधा कप रखा, दिल्ली वाले ने कॉफी पीने के बाद उल्टा कप रख दिया। तो दमुआ वाले ने सोचा कि अपन को कुछ अलग डिजाइन बनाना चाहिए, हम इनको फॉलो क्यों करें, अलग डिजाइन बनाना चाहिए। तो उसने टेढ़ा करके रख दिया, ऐसे तिरछा टिकाया, बड़ी मुश्किल से टिका, लेकिन उसने रख दिया। तो दोनों उसको देखने लगे, पूछा भाई ये टेढ़ा क्यों रखा। बोले हम क्यों बताएं, पहले तुम बताओ, तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा। फिर मुंबई वाले ने कहा मुझे और कॉफी चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया, सीधी बात। दिल्ली वाले ने कहा भैया मुझे और कॉफी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने उलटा करके रख दिया। अब दमुआ वाला फंस गया, बोले तुमने तिरछा किया, तुमने टेढ़ा क्यों रखा। लेकिन फंस जाए तो आदमी दमुआ को समझो है ही नहीं। वो दमुआ वाले का जवाब सुन के तालियां बजाना, वो बोले बता तुमने टेढ़ा क्यों रखा। दमुआ वाला बोला भैया हमने टेढ़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो नहीं। अगर हाथ है तो ताली बजा दो, नहीं है। हमारा एक प्यारा कवि है मुन्ना बैठरी, देखो मैं इस बड़े व्यंग्यकार को बुलाने के लिए खड़ा हुआ, तो उनके लायक थोड़ा माहौल बना, मेरा यही काम है। तो मूर्तियां ऐसे बैठी हैं, तो मुन्ना बैठरी कहता है जब मुझे सम्मान मिला भूषण जी पद्मश्री, तो मित्रों ने कहा मिठाई खिलाओ। आजकल मशीनें सब ऑर्डर होता है, आजकल जोमेटो और पता नहीं क्या क्या। तो हमने हल्दीराम को फोन लगा दिया मिठाई मंगाने के लिए। आवाज आई हल्दीराम में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए एक तुम भी ऑर्डर दे रहे। ऐसे मत बोलो बेटा, देखो इतने करीब बैठो, या तो टेंट के उधर बैठो। मैंने हल्दीराम फोन लगाया तो आवाज आई हल्दीराम में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए एक दबाएं, रेवड़ी गजक के लिए 2 दबाएं, जलेबी के लिए 3 दबाएं। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 वाला बटन दबा दिया। फिर आवाज आई लड्डू के लिए 1 दबाएं, जलेबी के लिए 2, मिठाई के लिए 2। ये जरा सा डिस्टर्ब होता है ना, आवाजें आती है तो मुझे लगता है कि रात में कौन बोल रहा है ना। वो तो मैंने बोल दिया लड्डू वाला, तो दब गया, आगे का बता। लड्डू के लिए 1 दबाएं, जलेबी के लिए 2 दबाएं, बर्फी के लिए 3 दबाएं। मुझे लड्डू चाहिए थे, मैंने 1 दबा दिया। फिर आवाज आई बूंदी के लड्डू के लिए 1 दबाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाएं, मेवे के लड्डू के लिए 3 दबाएं। मैंने फिर 1 दबा दिया, बूंदी के लड्डू चाहिए। फिर आवाज आई 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 10 किलो के लिए 2 दबाएं, 100 किलो के लिए 3 दबाएं।
वो मुझसे गलती से 1 किलो की बजाय 3 वाला बटन दब गया, 100 किलो वाला। मैंने घबरा के रिसीवर रखा कि चलो टूटा। लेकिन वो 10 मिनट बाद असली महिला का फोन आ गया, बोले हल्दीराम से बोल रही हूँ, अभी अभी आपके यहाँ से 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया है, माल तैयार है, कहाँ भिजवाएं? हमने कहा मैडम हमने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं, हम घर में 9 भाई बहन हैं, बड़े वाली बात से बात करने के लिए 1 दबाएं, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाएं, और जब तक सही भाई न मिले दबाती जाए, दबाती जाए, दबाती जाए। आप सब तालियां बजाते जाएं, बजाते जाएं, बजाते जाएं, जब तक संपत सरल देश के बड़े व्यंग्यकार खड़े न हो जाएं, माइक पर न आ जाए, तब तक तालियां बजाते जाएं, बजाते जाएं, बजाते जाएं। संपत सरल आप एक दूसरे से करके बैठे। आप सब लोगों का अभिवादन। विधायक महोदय कवि को विदा करने गए थे, 1.5 घंटे से बुलाए। और ये शुक्र मनाओ कि कभी गायब न हो जाए। तो सुनील भाई मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी है, एक्चुअली आप शादियाँ बहुत हैं, हम लोग ऑर्डर पढ़े, हमारा जो कुछ चाहिए जो बारात में वहाँ लोग आए, आदमी के लिए सब चीज़ें आना पड़ता है, निभाना पड़ता है, तो हम सुनील भाई का सम्मान करते हैं। बढ़िया आदमी, बढ़िया विधायक है, लेकिन और भी दायित्व है। मैं विश्वास है मेरा कि थोड़ी देर लोग प्रकट होंगे चाहिए। विधायक महोदय बताया शादी में गए हैं, लेकिन जिस बेचारे की आ गई उसको तो वो भी नहीं बचा सकते। आप सब लोगों का अभिवादन। समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं थोड़ा समय दूंगा, उसके बाद डॉक्टर सुनील जोगी जी को आपको सुनना है। बड़ी संख्या में मातृशक्तियां बैठी हैं और कोरोना के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं, तो खूब हंसो, ठहाके लगाओ और खूब तालियां बजाओ। हंसने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और तालियां बजाने से वायरस मरता है। आज कई अवसर इन्होंने बता दिए, प्रकाश पर्व है, कमलनाथ जी का जन्मदिन है और इंदिरा जी का जन्मदिन है, झांसी की रानी का भी जिक्र किया, लेकिन बड़ा महत्व हो गया जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए। जो ये कहते थे कि हम तो यू टर्न लेते ही नहीं जीवन में, उनको अगर इस तरह से लेना पड़ गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। शायद 8 साल में पहला मौका है जब मोदी सरकार की हालत है प्रवेश निःशुल्क और निकलने के स्वरूप है। मातृशक्तियां बैठी, महिलाओं को लेकर के बड़ा खुल के हंस रहे हैं आप सब लोग। इतना सब कहा कवियों ने, इनका त्याग और समर्पण पुरुषों से कई गुना है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। भारतीय स्त्री गृहिणी बेचारी सारी जिंदगी अपने आप को होम कर देती है घर में, लेकिन आदमी के मुंह से धन्यवाद भी नहीं निकलता। पुरुष क्या है कि स्वभाव से अहंकारी होता है, बोले हम ही हो, हम भी घर में ऐसा ही करते हैं, तो स्वभाव में है उसके साथ। वो पति ने फोन किया कि आज मेरी तबीयत खराब है, खाना ले लूंगा, बस मैं 1 आलू लूंगा। घर आया तो उस बली औरत ने 1 आलू उबाल के छील के प्लेट में धर दिया। अब पुरुष तो पुरुष, वो भी भारतीय, उसने उसको 4 बात सुनाई। बोले सिका हुआ आलू खाने की इच्छा थी और उबाल के धर दिए। बड़ी तू मैं हुई। बात यहाँ तक बढ़ गई कि दोनों भूखे सोए। 5-7 दिन बाद जब उसने फिर आलू की इच्छा प्रकट की तो उस भली भारतीय महिला ने इस बार सेक के धर दिए, छील के। तो उसको तो फिर उसमें कमी निकालनी थी। बोले कोई आदमी रोज सिका हुआ खाता है? फिर तू मैं वही दोनों भूखे सोए। 5-7 दिन बाद उस आदमी ने जब फिर आलू की इच्छा प्रकट की तो उस भली भारतीय महिला ने 25 साल के वैवाहिक जीवन का सारा कौशल निचोड़ करके 1 आलू तो उबाल दिया और 1 सेक दिया। अब उसको तो फिर कुंदक, बोले जिस आलू को सेकना था उसको तो उबाल दिया। तो इनको आप समझा नहीं सकते, तो आनंद करो, उल्लास करो। मेरी दरअसल क्या इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूँ, जबकि ऐसा है। कला का तो काम ही प्रतिपक्ष है, चाहे वो संगीत हो, शिल्प हो, चित्रकला हो, कविता हो। चूंकि हमारे पास शब्द हैं तो हम सीधा संवाद कर लेते हैं।
तो सत्ताएं किसी की भी हो, कभी लोग तो सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। मोदी जी के हम विरोधी नहीं है, पहले की जो सरकारें थी उनके लिए बोलते थे, इनके बाद जो आएंगे लिए उनके लिए भी बोलेंगे। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि 2019 में मोदी जी अपने काम के दम पर दोबारा जीत के आए, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हैं। राजनीति में व्यक्ति पूजा के क्या दुष्परिणाम होते हैं वो देश भुगत रहा है 8 साल से। आज उन भक्तों पे क्या गुजर रही होगी जो 3 कृषि कानूनों के फायदे गिनाने थे। अब वो विचारों को जस्टिफाई करना है कि वापस लेने के क्या लाभ है। उनकी आदत है। भक्त तो जानते हो ना आप किसको कहते हैं, जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। वो हर पत्थर को देवता मानते हैं, जैसे अंतिम शासक हैं, बस इनके बाद पता नहीं क्या होगा। हर पत्थर को देवता मानते हैं। ऐसे ही एक भक्त जो है माइल स्टोन को, मील के पत्थर को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था। तो किसी ने कहा कि भाई जिसको तू देवता समझ रहा है वो मील का पत्थर है, थोड़ी तो ध्यान लगा इस बात में। वो अपनी पे आया हुआ था। बोलो नहीं, ये साक्षात देवता है। देखो उसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर। भुवन मोहनी जी ने बहुत बड़ी रचनाएं आपको सुनाई। और सहज रहो, अब आपको होमवर्क मिलने वाला है सोशल मीडिया पे कल से। वो झुंझलाएंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन आप तो सहज रहना। मैं सहज रहता हूँ। फेसबुक ट्विटर तो मैं काम में लेता नहीं, और यूट्यूब पे कमेंट बंद रखता हूँ। वो जो, अब मैं गाली का बुरा भी नहीं मानता। व्यंग पे मुझे कई लोग कहते हैं कि साहब आपको कोई गाली दे तो, मैंने कहा गाली, उसको गाली मत बोलो। वो एक तरह से व्यंग के पहुंच की रसीद होती है। भाई किसी ने अगर व्यंग किया और सामने से किसी ने जूता ही नहीं निकाला तो फिर काहे का व्यंग किया। व्यंग का तो मजा ही है कि सामने वाला बुरा माने व्यंग किया इसीलिए जाता है। मैं सहज रहता हूँ। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो एक भक्त ने मुझे फोन किया चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मोदी जी को बढ़त मिल रही थी। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं सहज रहता हूँ। मैं कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने के पैसे लेते हैं। फिर उसने दहला मारा, बोलो फिर जीत रहे मोदी जी। मैंने कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो हंस कर बैठा, इनसे बहस मत करो, क्योंकि वो बहस करते नहीं, कुतर्क करते हैं। मैं बताऊं यहाँ बड़े सब लोग बैठे हैं, सच्चा घटना, एकदम सच्ची घटना। एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने मेरे से मजाक कर ली। बोले यार इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा ले आ जाएंगे। तो मैंने कहा साहब हिंदी साहित्य का जो लेखक है उसके घर में है, उसकी लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन के अलावा क्या मिलेगा। और मैंने कहा ऊपर से किसी दबाव से आप छापा पर डाल करके जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जो भी दूसरी पार्टी में भ्रष्टतम आदमी दिखता है, विधायक सांसद उसको तुरंत तोड़ के लाते हैं। बीजेपी में शामिल होते ही वो भ्रष्ट उज्ज्वल हो जाता है। शायद यही मोदी जी की उज्ज्वला योजना है। ये तो आपके यशस्वी विधायक है, बड़ा आनंद और मनोयोग से काम कर रहे हैं। मैं तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम था, सामने एक विधायक बैठे थे, मैं जानता नहीं था किस पार्टी के, इनको मैंने ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। इतनी बड़ी अपने को दुनिया की बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, कितना आत्मविश्वास गिरा हुआ है। भाई जब मोदी जी के नाम पे सब जीत रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टियों में क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं? अपने लोगों को खड़ा करो, जीत के दिखाओ। मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही है बीजेपी, हो सकता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। ये सब चीजें चलती रहती हैं। एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ। दोनों कवियत्रियों ने बहुत बढ़िया आपको सुनाया। एक तो कवियों का चयन आनंद बख्शी जी ने, डॉक्टर सुनील जोगी जी ने बहुत अच्छा किया। वरना पिछले दिनों तो मैं एक कवि सम्मेलन में फंसा, कवियत्री सरस्वती वंदना कर रही थी और इतना बेसुरा गा रही थी। वंदना के बोल थे माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह, मान वाजिब है। कई लोग शिकायत करते हैं संपत सरल जी आपके 2-4 वीडियो क्या घूमे, आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या।
लेकिन जिस मनोयोग से आनंद से आप सब लोग सुन रहे हैं, एक रचना मैं आपको सुना देता हूँ। मीडिया के लोग यहाँ बैठे, प्रेस क्लब के तो अध्यक्ष बैठे, हाथ जोड़ रहे हैं, ये शिष्टाचार में जोड़ रहे हैं, पता नहीं वैसे माफी मांगे आजकल आप जो देखो क्षेत्रीय जो पत्रकार हैं वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो दायित्व का निर्वहन पूरा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जिसको मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं ना, वहां जाकर के गड़बड़। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो अखबार जो मुख्य धारा के 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशि। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी बजाइए। मैं ऐसे लगता है जैसे पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों के। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और मैंने कहा भैया रुपये तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई ऑफर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन का हाल आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रधानमंत्री अगर कदम ताल भी करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। उनको एक चेहरा दिखाने से ही फुर्सत नहीं है। वो प्राइम टाइम पे बहस आती है ना टेलीविजन पे, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, अमूमन 4 जन बहसे आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और विंग पर आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते रेखा की गरीबी। आजाद हिंदुस्तान में ये पहला मौका है जब मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी किसान लोग डटे रहे। लोग कहते हैं कि ये चाणक्य है, वो कूटनीति है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि सत्य से बड़ी कोई कूटनीति नहीं है, और ये किसानों ने साबित करके दिखा दिया। इससे सरकार ही नहीं झुकी है, कई चीजों की जीत हुई है। एक तो सांप्रदायिकता हारी, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप जानते हैं दुनिया मोहब्बत से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बजते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बजते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मोहब्बत चलना रहना चाहिए। मैं एक रचना आपको सुना देता हूँ, बाकी काफी समय हो गया। हम तकनीक के दौर में जी रहे। टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक सीमाएं नजदीक कर दी, लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया। और मोबाइल तो आदमी के पंजे में क्या आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आया। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि कमलनाथ जी के जन्मदिन के बहाने, इंदिरा जी के स्मरण के बहाने भी आप लोग इतना जुटे, लोग घरों से निकलना बंद हो गए। ये जो संवाद है, किसानों को आप देखो लाखों की संख्या में किस तरह डटे रहे। वो भी अगर सब कुछ वर्चुअल करते तो आज ये जीत थोड़ी मिल जाए। काम जमीनी होना चाहिए। ऐसे एक दूसरे से संवाद करिए। मैं एक रचना सुनाता हूं। हमने तरक्की की, लेकिन उसकी कीमत कितनी चुका। रचना का शीर्षक है वे भी क्या दिन थे। सपरिवार लोग आए हैं और बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। आज की तारीख में इससे अच्छा मेरे पास कुछ है नहीं। व्यंग काफी यूट्यूब पे पड़े हैं, और भी समय होता तो आपको सुना देते। समय की अपनी सीमाएं हैं, जोगी जी को भी सुनना है। वे भी क्या दिन थे, हमने कीमत कितनी चुकाई, तब आप देखें। सुविधाएं बढ़ी है, सुख घटा। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्तियों पर आपकी दाद उठेगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त और परिवार में बोलचाल। वाह 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 वाह। इस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलिए। आप लोग 2 पैसे देते हो, हम कवियों के शायरों के घर चलते हैं। उसके बावजूद हमारे लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है कि इंटरनेट, मोबाइल मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे।
दोस्तों एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। लेखक को, कवि को, रचनाकार को, शिल्पी को इसलिए युगदृष्टा कहा जाता है। पिछले दिसंबर को मैं किसान आंदोलन में दिल्ली गया था, 3 दिन रहा, चारों बॉर्डर मैंने घूमे। उन लोगों का जो अनुशासन, जो कमिटमेंट मैंने देखा, तभी मैंने उस दिन कह दिया था, शायद यूट्यूब पे वो वाक्य पढ़ा होगा, मैंने कहा हो सकता है कोरोना की वैक्सीन आधी अधूरी आई हो, अगर मेरी बात सच हुई हो तो समर्थन करना। हो सकता है कोरोना की वैक्सीन आधी अधूरी आई हो, लेकिन किसान आंदोलन को देखकर मैं दावे से कह सकता हूं कि मोदी सरकार की वैक्सीन पूरी आ गई और उन्होंने साबित कर दिखाया। अभी तो और समय देखो धीरे धीरे, तब देखे पुराने समय के विरोधाभास कितना सुख था। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। और अगली पंक्तियों पर आप तालियां रोक नहीं पाओगे, मेरा दावा है। व्यंग देखें, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप मातृभाषा बोलते हैं अपनी स्थानीय बोली, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चलेगा। बाकी खेलों को क्रिकेट की बाउंड्री लाइन से बाहर कर रहे हैं। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं, तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आए कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। अब अपना बचपन याद करो और आनंद लो। काफी देर से आप सुन रहे हो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। लाखों करोड़ों जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कि कल क्या होगा। बुजुर्ग लोगों को समर्पित है। लोग भूखे उठते तो थे, किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती। हमारे पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी एक बात कहा करते थे, कवि का, लेखक का दायित्व बनता है कि जो अपनी रात खराब करके सामने बैठ करके सुनता है, वो जब घर लौटे तो उसकी भाषा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। एक सिस्टम है जो इस्तेमाल करता है। जो रथों पर आरूढ़ होकर के फतेह करने निकले थे अयोध्या, आज उन आडवाणी जी को समझ में आ गया ना कि राम किसी मठ में नहीं रहते, घट में रहते। वो कितनी सफाई से इस्तेमाल हो गए। आडवाणी जी को थोड़ी पता था कि मोदी जी चरण स्पर्श के बहाने मेरी जमीन खींच लेंगे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताशपत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है।
और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। माताएं बहनियां बैठी है, मोदी जी ने एक ही बार ऊंची फेंकी थी कि मेरा सीना 56 इंच का है। मैं कहा भैया शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देते थे। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों पे बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आधे घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। और मार्मिक व्यंग देकर भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान पकड़े, अच्छा लगे तो तालियों से बताएं। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में टपली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डपली वाले गाते रहते थे। डपली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अगली पंक्तियों पर आप तालियां रोक नहीं पाओगे, मेरा दावा, मैं चैलेंज करता हूं। चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। देखो गाड़ी रचना भी कितने उदार मन से, सहज भाव से सब ग्राह्य कर रहे हैं। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे, मुलायम सिंह जी के गुरु थे और बहुत अच्छे शायर हैं। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा। खत लिखता हूं खून से स्याही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का विवाद तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। अंतिम है इसका भरपूर मन से आप सब लोगों ने सुना, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। लेकिन देखो अच्छे को अच्छा भी कहना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन हैं। पहले बार जब उन्होंने रेडियो पे मन की बात की तो राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। आइए विधायक जी देखो वापस आ गए हैं। ये उनकी निष्ठा है। मैंने कहा था कि वो जा रहे हैं लेकिन वापस जरूर आए। एक बार उनके लिए तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि मंत्री जी आपके लिए शादी समारोह में दूल्हों को हिम्मत बनाने के लिए थे कि घबरा मत बेटा, हमारी भी हो चुकी है। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक ले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सैनी का बिना का गीत पार्टी, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर BBC तो ऐसे सुनते थे जैसे आप BBC सुनते। इन 2 पंक्तियों से मैं इस लेख का समापन कर रहा हूं। समापन पर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। उसके बाद जोगी जी को सुनेंगे। बहुत मोहब्बत दी आपने। सच है, कवि सम्मेलन के बहाने, मुशायरों के बहाने
आप ये महसूस किया करो कि हमने इस विकास की कीमत कितनी दे दी, तब ये दो पंक्तियां आपको याद आएंगी। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है, तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं। आइए, बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी नहीं है, वो काफी कौशल से संचालन कर रहे हैं। पटेल का चुना के जाइए ना, सरदार पटेल को। सही बात। इतना ऐसा क्या है कि ये कांग्रेसी लोग एक आदमी को विधायक महोदय बहुत टारगेट करते हैं। अब और कुछ नहीं, आपने मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाए, अच्छी बात नहीं है। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हैं? हालांकि बाद में उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई, तब जाकर इन विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और आज ये जोगी जी कह रहे थे, बोले क्यों भाई जी, संपत जी, जब अपने प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे तो मैट्रिक भी करी रखी हो। तो ये सब चलता रहता है। हम डॉक्टर जोगी जी को सुनेंगे जो पद्मश्री हैं। अभी तो कंगना रनावत को पद्मश्री दी और उन्होंने कह दिया कि साहब आजादी वीक में मिली है। दरअसल क्या है, अब तक तो पद्मश्री काम करता हुआ देख करके दी जाती थी, ये पहला मौका है जब पद्मश्री देने के बाद कहा गया है कि अब काम करके दिखा। वो लगी नहीं काम पे, लेकिन कमलनाथ जी के बड़े निकटस्थ है डॉक्टर सुनील जोगी, आप सब लोगों के बीच में आते रहते हैं, बड़ी मोहब्बत से आप सब लोग उनको सुनते हैं, क्या कौशल से संचालन कर रहे हैं। आनंद बख्शी जी के भी हम पुनः आभार प्रकट करते हैं, 5 दिन तक ये हमारे साथ हैं। दरअसल क्या है, कवि सम्मेलन में एक सज्जन मोटा सा लठ लेकर स्टेज की तरफ आया तो कवि डर गए, बोले भाई साहब मुझसे कुछ गलती हुई? बोला ना जी, आप तो हमारे मेहमान हो, आराम से कविताएं सुनाओ, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया। तो मैं बख्शी जी को, इधर अंगुली है मेरी, इन्हीं के सोचने से अच्छा लगे तो हमको धन्यवाद दें, वरना ये छिंदवाड़ा में रहते हैं, इनका पता मेरे से ले लेंगे। मैं चाहता हूँ भरपूर तालियां बजा करके आमंत्रित करें डॉक्टर सुनील जोगी हैं, तालियां कमें पर जोरदार बजाएं, ताकि हम उल्लास के साथ इस कार्यक्रम का समापन न करें, अगले टाइम तक के लिए स्थगित करें। जोरदार तालियां बजाएं सुनील जोगी। स्थगित करें। मेरे लिए थक गए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी। ईश्वर आपकी यात्रा को सफल करे। अब उन्हें ध्यान आया कि यार बारात में तो हमें भी जाना, तो कम सम्मेलन के चक्कर में भूल गए। विधायक जी बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, मित्र हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। जो विधायक पूरा कवि सम्मेलन सुनता है वो दोबारा सुनकर विधायक, और जो विधायक खुद कवि सम्मेलन करवाता है उसके मंत्री बनने का पक्का। ये मैं बता रहा हूँ, अगली सरकार आएगी तो आपके सुनील उइके जी मंत्री बनना इनका तय है। तो मैं भविष्य के मंत्री जी के रूप में उनको बैठा देता हूँ। और जो हर विधानसभा में जगह जगह जन्मदिन पर कवि सम्मेलन का उत्सव करवाएं, वो मुख्यमंत्री अवश्य करते। तो आने वाला समय मुख्यमंत्री बनने का भी है। तमाम शुभकामनाएं हो चुकी हैं, सबने दी है। आनंद बख्शी जी का किसी उत्सव में होना महोत्सव बना देता है उसको। मैं उन्हें जब जब देखता हूँ, उनमें साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत, तमाम प्रेम मोहब्बत, इतने काम करते हैं वो समाज को जोड़ने का, पार्टी को जोड़ने का। मैं तो उन्हें कहता हूँ कि वो छिंदवाड़ा के असली राजदूत हैं, जो मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत करते हैं और कलाओं को संपोषित करते हैं। एक बार पूरा पंडाल दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाए आदरणीय आनंद बख्शी जी के लिए, जो कि बहुत मन से हर क्षण हमारे साथ। सबने बहुत अच्छा सुनाया, संपत जी ने भी, देवी यहाँ पे बैठी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा सुनाया। मैंने कहा इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया। मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड, सबको ईश्वर ने बनाया। ये बालिकाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे।
तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रहेगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही रोना। तो ये रोना धोना छोड़ना है और हंसना है। आज इतनी शादियां हैं, मैं तो कहता हूँ ये नौजवान लोग बैठे हैं, अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है, आपकी शादी नहीं हुई है और कोई प्रेमिका भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ। तालियां मिलकर बजा दो, देखो धीरे धीरे शब्दों में कई अर्थ छुपे होते हैं, कई अर्थ। और ये भी बता दूं कि कई बार अगर कोई आपको ये कह देना कि आप एकदम साउथ के हीरो की तरह लगते हैं, तो ये समझ लो घुमा फिरा के आपको कलुआ बोलता। सावधान रहिए, ये सावधानी का युग है, सावधानी का युग। जो कि मुझसे एक लड़की ने कहा कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा किस तरह की फ्रेंडशिप? उसने कहा वो जैसे टायर ट्यूब की होती है ना, टायर ट्यूब। अरे मैंने कहा मतलब? बोले एक की हवा निकलती है तो दूसरा भी बैठ जाता है। मैंने कहा तो दिमाग खराब है, हवा तुम्हारी निकले बैठ गए, नमस्ते बहन। तो ये सावधान रहने की जरूरत है आपको। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। लोग इतने अभी भी ऐसे क्यों दुखी बैठे? खुल के हंसो, कोई डर नहीं। मैं हंसाने का काम करता हूँ क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान। जब आप हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो। जौनपुरी साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? आप जौनपुर से जमुआ कहाँ फंस गए? इनके राई जी के चक्कर में। ये विधायक जी चाय बेटा पिला देते, जब इन्होंने बनवाई है तो पिलाओ। पूरी नहीं यहाँ रख दो, पिएंगे नहीं है लेकिन रख लेंगे ताकि कार्यक्रम डिस्टर्ब हो। उनको मत पिलाओ जिनका 2-2.5 का नुकसान। नहीं बिल्कुल, चाय का भी अपना काम है, अलग सीधा है। सारी चाय वाली बदमाशी की विनोद जी, ये कैंटीन आपकी तो नहीं है। ये आता है सबसे पहले आपको दिखाता है, पूछता है साहब ऊपर ले जाए। मुझे नजर में सबसे रखता हूँ, ध्यान सब पर रखता हूँ। तो आनंद में रहिए। अब विधायक जी देखो बैठे हुए आनंद जी बैठे। ये लोग पाजामा संस्कृति के लोग। आपको समय बदला है दुनिया में, पाजामा संस्कृति नहीं है। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, आनंद आएगा। वो एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान घूमने, जीन्स वीन्स पहन के, टी शर्ट टाई, हिंदुस्तान घूमने आया तो उसे पता चला कि छिंदवाड़ा एक जगह, वहाँ जमुई है, जुन्नार गायब तो वही उसी क्षेत्र। पता चला बहुत अच्छा काम हो रहा है, बोले चलो उनसे मिल के आते। वो विधायक जी के यहाँ पहुँच गई। विधायक जी ने देखा है अंग्रेज आया है, बिठाओ चाय पी। विधायक जी ने चाय मंगवाई, कप प्लेट आ गया। अंग्रेज ने चाय पीते पीते, उनकी आदत होती है कि हिंदुस्तानियों का अपमान करो, कैसे मजाक उड़ाओ। तो चाय पीते पीते उन्होंने विधायक जी से कहा, पूछा, बोले विधायक जी ये पाजामा क्यों पहनते हो? कितने दिन चल जाते हैं? बोले जब तक चलाओ तब तक चलाओ। विधायक जी देखो आ गए मूड में। अंग्रेज से बोले जब तक चलाना चाहो चलता। बोले मतलब? बोले 6 महीने तो मैं पहनता हूँ, उसके बाद ये इतना काट दिया जाता है तो उसके बाद बच्चे की निक्कर बन जाती है। बोले अरे पजामे के बाद निक्कर, उसका मतलब फिर होगा? बोले नहीं नहीं अभी का, अभी बेकार नहीं। अंग्रेज ध्यान से सुन रहा उसको, ये अभी बेकार नहीं, अब क्या होगा? बोले 6 महीने फिर बच्चा पहनता है, फिर जब ये पुराना हो जाता है तो मेरी बीवी इसको काट के टेलर से सिलवा के तकिए के कवर बनवा।
और अंग्रेज सोच रहा है पजामे से तकिए की कवर। बोले फिर तो ये बेकार हो गया। बोले कहाँ, अभी कहाँ बेकार, अभी कहाँ। बोले फिर क्या करते। बोले 6 महीने तकिए के कवर रहते, फिर जब पुराना हो जाता है तो काम वाली इससे डस्टिंग सकता है, पूरे घर में डस्ट साफ होगा। बोले फिर तो बेकार हो गया, अभी नहीं। बोले फिर क्या करते हो। बोले जब बहुत कपड़ा पुराना हो जाता है तो इससे फिर मोटरसाइकिल का साइलेंसर साफ करते। तो अंग्रेज का दिमाग खराब हुआ, पजामे से शुरू और साइलेंसर पे पहुंच गया। साइलेंसर साफ करते, आनंद लेते रहना। बोले फिर तो बेकार हो गया, काला पड़ गया कपड़ा। बोले नहीं बेकार, यहाँ कुछ नहीं। तो फिर क्या करते। बोले फिर बच्चे उसको गोल करके उसके ऊपर साइकिल के ट्यूब की रबड़ चलाते हैं और मोहल्ले में क्रिकेट खेलते, पजामे से क्रिकेट खेलते। अंग्रेज ने कहा फिर तो बेकार हो गया। अभी बेकार नहीं हुआ। बोले फिर क्या करते हो। फिर तो बॉल बन गया, बेकार हो गया। बोले नहीं, जब जाड़ा आता है तो उस पर अंगीठी सुलगानी होती है, तो थोड़ा पेट्रोल मिट्टी का तेल डाल के उससे अंगीठी सुलगा। अरे बोले फिर तो हो गया, पजामा खत्म, जल गया, अंगीठी में जल गया। बोले नहीं, अभी अब तालियां विधायक के लिए बजाना कि विधायक ने उस अंग्रेज को निपटाया कैसे। बोले अभी खत्म नहीं हुआ। बोले जल गया भाई। बोले जल गया तो क्या, सुबह राख निकलती, उसमें थोड़ा सा निरमा मिला के और पत्नी बर्तन साफ। तालियां तो अब बजाना और हाथ उठा के अपने विधायक के लिए। उसने अंग्रेज को निपटाया कैसे। और उसने कहा कि ये जो आप जिस कप प्लेट में चाय पी रहे हैं, ये उसी पजामे की राख से हुई। अंग्रेज समझ नहीं आए कि वो चाय गठके होगी। तो जानकारी रखो, मुझे तो जर्मनी जाना था, तो हिंदुस्तान का आदमी कमा। मुझे जर्मनी जाना था तो मुझे जर्मन तो आती नहीं, हिंदी का कभी, लेकिन विमल कहाँ आया। तो मैंने संपत्ति से पूछा, मैंने कहा भैया वहां जाना है, कैसे काम करूँ, क्या कर। अरे बोले जर्मन बहुत आसान भाषा है, कुछ नहीं करना, बस जो भी कहना है गा के कह दो। जर्मन उन्होंने ज्ञान दे दिया। मैं पहुंच गया जर्मनी उनके भरोसे। रेस्टोरेंट में बैठा, भूख लगी, बेटा फिर चाय आ गई। यार तुम विनोद जी कोई दिक्कत नहीं, कौन से जन्म का बदला दे रहे हो आप। तो मैं तो पहुंच गया जर्मन कि अब तो अपने को आई गई। मैं रेस्टोरेंट में बैठा तो मैंने आनंद शुरू की। मैंने वेटर से कहा प्यास लगी है पानी ले। वो पानी लेके आ गया। कहाँ इतनी आसान होती है जर्मन। फिर मैंने उसे फिर कहा, मैंने कहा भूख लगी है खाना दे। वो खाना रख के जो जो मांगूंगा कि वो रख जाए। थोड़ी देर में मुझे शक सा हुआ। मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ का रहने वाला। उसने कहा मैं दमुआ। तालियां मिलके बजाते रहो उल्लास में। तो आदमी अगर रास्ता निकाले तो निकलता है, रास्ता निकालो तो निकलता है। मैं मोबाइल पे बात कर रहा, ये पूछा सुतरानी ने किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा बीवी से। बोले इतनी देर हो गई, आधे घंटे बीवी से बात। मैंने कहा हाँ मेरी थोड़ी है। दूसरे को टेंशन हो जाती है कि यार इसकी नहीं है तो किससे बात कर रहा है। हिंदुस्तानी आदमी मंदिर जाए तो भगवान को टेंशन लेके आए। 80 साल के दादाजी मंदिर पहुंच गए, खूब पूजा कर रहे, भगवान के सामने भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहिए। बोले मैं भी मरना नहीं चाहता। बोले मत करो, क्या चाहते हो। बोले मैं और जीना चाहता हूं। बोले कितना जीना चाहता है। बोले बस भगवान, मैं अपने पोते का ब्याह देख के मरना चाहता हूं, पोते की शादी देख के मरना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, इसमें क्या टेंशन है।
तो बूढ़े ने कहा कि टेंशन ये है कि अभी मेरी खुद की शादी नहीं हुई। तो वो टेंशन भगवान को शुरू हो गई, बोले अब तेरा नहीं निभाया जा सकता। तो ये जो दमुआ का आदमी है वो उसका अपना रंग है, उसका अपना कमाल है। बहुत सारी बातें जो सुनाई जा सकती है। मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ कि पेड़ के पत्ते खाना सीखो, महंगाई का मौसम है। पेड़ के पत्ते खाना सीखो, महंगाई का मौसम है। पत्थर पर सो जाना सीखो, महंगाई का मौसम है। खत्म हुआ अगर तेल, कार में धक्का कौन लगाएगा? पैदल दफ्तर जाना सीखो, महंगाई का। जरूरत क्या थी? वो लड़की ने लिखा, मैंने उसको थोड़ा सा कि बिन बुलाए वहां जाने की जरूरत क्या थी? बिन बुलाए वहां जाने की जरूरत क्या थी? और चले गए थे फिर खाने की जरूरत, चले गए थे तो फिर खाने की जरूरत क्या थी? और जरा सी देर में फोटो पे चढ़ गई माला, शेर संग सेल्फी खिंचाने की भाई तमाम लोग हैं, आप देखते होंगे कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। शराब सेहत के लिए हानिकारक है ना? ये बोतल पे लिखो तो समझ आता है, लेकिन वो क्वार्टर पे लिखने की देखो पता चल गया ना किधर लोग बैठे। अच्छा, भगवान ने जब मच्छर बनाई दिया था तो फिर बीवी बनाने की जरूरत, और जब पता था कि गर्म दूध पी के लेटा है तो गोद में बच्चा उठाने की जरूरत क्या था? लेकिन जरूरत है हंसने की, जरूरत है मुस्कुराने की जरूरत है, क्योंकि यही एक वो वरदान है जो ईश्वर ने सिर्फ इंसान को दिया है। संसार का हर प्राणी रो सकता है, आंसुओं का समंदर बहा सकता है, मगर सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा कि कोई भैंस मुस्कुराती हुई आपकी ओर चली आ रही। कोई जानवर हंसता हुआ दिखाई दे जाए तो ये समझ जाओ कि धीरे धीरे इंसान होता जाए। विनोद जी जाना भेजा वही जाओ, आज बढ़िया दुकान चल रही, बढ़िया दुकान चल रही। लोग प्रेम करते हैं, शादियां नहीं है। आज इतनी शादियां हैं वो सौभाग्य, सबकी नहीं होती। प्रेम करते हैं, शादी नहीं हो पाती, क्या दिक्कतें होती हैं। मैं 4 पंक्तियां प्रेम पर सुनाता हूं, हास्य कैसे में। लोग सुझाव देते हैं प्रेम करो, मोहब्बत करो, और ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं जिनकी खुद की शादी नहीं हुई, और उनकी तो छोड़ो, उनके बाप की भी शादी नहीं। उन पर कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, तो ये आवाज करते रहो ऐसे। बहुत बढ़िया। कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। एक पंक्ति में हास्य हो तो सबके हाथ खुले कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं, जो अपनी। मुश्किल क्या है कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी, मेरी बाई आंख कानी। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम। रोमांटिक पति कहता है गोरी तेरे नैना जादू भरे, धार्मिक पति कह देती है वो मुझे कहती है, वही प्रेम निपट जाता है। लोग प्रेम करते हैं, शादियां नहीं हो पाती, क्या कारण रहते होंगे, क्या अंतर रहते होंगे, वो मैंने एक गीत में पढ़े, हास्य का गीत है। अगर आपको लगे कि ऐसे अंतर, ऐसे संबोधन आपने कभी सुने नहीं, तो एक एक संबोधन पर, एक एक अंतर पर आपके ठाके तालियां मिले और उल्लास में जाए।
कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। अंतरों पे ध्यान रखना, आसानी से समझना हो तो एक अंतर सुनिए, इधर देख के सुनिए और अगली पंक्ति उधर कोने में देख के। विजुअल पोएट्री, विजुअल पोएट्री। मन भी लगा रहेगा, वैसे भी आप देख तो रही हैं। मैंने तो केवल लाइसेंस दिया। जीवन में आप पहली बार इतना पसंद हुए हो। शुरू करूं? एक आदमी ताली बजा रहा, वो भी हमारा भाई। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। पीछे वालों विपक्ष में तो नहीं हो। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम्हें में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैं खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये अंतर सुनो कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपोरेटा। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबेटा। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीशपुरी बन जाएंगे। तब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल। ये हास्य कवि का सौंदर्य वर्णन। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, सल्फास की गोली है और चूस के कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्करी हो, मैं अल्युमिनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल। मैं शनि देव जैसा कुरूप तुमको मलकंचन काया हो। मैं तन से मन से काशी हूँ, तुम महाचंचला माया। तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा। तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा। तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता। तुम जटविमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम पेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। ये अंतर आप याद कर लें और घर में आरती की जगह इस्तेमाल करें। कभी झगड़ा नहीं। मेरी पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ, मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा। कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा। अंतर देखो आप, आनंद देखो कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा। तुम चतुरा बड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अडवाणी सा खालू। तुम हसीना देवी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। गर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय। और कि मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेबल की बोतल। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं किसी दर्शन की झाड़ी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठिलिया छाप कबाड़ी। तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा।
तुम मछली मानुष सरोवर की, मैं सागर तट का हूँ भोगा। आओ प्रभु आओ, कहाँ ले जा रहे हैं? टेंट के पीछे इधर चाय वाले लोग नहीं हैं। ध्यान भंग होता है ना, मैं कविता भूल जाता, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था है सुनील भाई आपके यहाँ कि सब तरह का इंतजाम, कोई दिक्कत नहीं। इतने लोग कविता के लिए यहाँ बैठे हैं, मन से बैठे हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। मैंने कहा किसी गीता से ना कुरान से अता होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ। इन बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ हैं। इंसान क्या जिसमें की कोई ईमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें की कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। कभी सम्मेलन से कुछ लेकर जाइए, कुछ खुशबू लेके जाइए, कुछ प्रेम लेके जाइए, कुछ हास्य रंग लेकर जाइए। कहीं याद आए तो थोड़ा थोड़ा भीतर से बुदबुदी हो, कहीं ना कहीं देशभक्ति लेके जाइए और आपस का सद्भाव लेकर कहीं ना कहीं एक मिशन है। सम्मेलन इसलिए नहीं है कि केवल आप आए और बैठे और चले गए। हिंदुस्तान बढ़िया देश है, शानदार देश है, ऐसा देश दुनिया में नहीं है। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हिंदुस्तान कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तान। गर्व हो जब आपको अपने ऊपर तो हाथ उठे आपके। खामोशी इतनी रात में, अगर आपको लगे कि कविता आप तक पहुंच रही है तो खामोशी तो कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हैं। हम ताजमहल की मीनारे पावन गंगा की धारा है, हम ताजमहल की मीनारे पावन गंगा की धारा है, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम हिंद महासागर का जल, हम नीर की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई है, हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिव शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरधर नागर नाचे हम वो मीरा के घुंघरू हैं, हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं, हम कामधेनु, हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि ऐरावत हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी है, दुनिया में सबसे सबसे वो भी हिंदुस्तानी, उसका भी सम्मान होना चाहिए, प्यार से ले, प्यार से। उसने कोई गुनाह नहीं किया है, बहुत लोगों को रोजगार देता है, रोजगार देते हैं लोग, ऐसा थोड़ी है। विनोद बाबू ध्यान दो, मुझे लगता है कि ये चाय वाले को मेरे नाम की सुपारी दी हुई है क्या कि जहाँ ये टाइम शुरू है? अच्छा, हो सकता है इसमें चाय हो ही खाली लेके घुमा रहा, और ये सुनता भी किसी की नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं है कम सम्मेलन से, न हंसी से, न शायरी से, न विनोद जी से, न विधायक जी से, इसका कोई लेना देना। और चाय वाले का तो वैसे किसी से लेना नहीं। तालियां कमजोर है, आनंद लो, तालियां भजा दे रहा हूँ। हमने बढ़िया वाला शुरू कहाँ किया? मैं दोबारा पढ़ता हूँ, देखो कविता भी इसमें भंग होती है कि हम ताजमहल की मीनारे पावन गंगा की धारा है, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम हिंद महासागर का जल, हम नीर की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई है, हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिव शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरधर नागर नाचे हम वो मीरा के गुरु हैं, हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं, हम कामधेनु, हम कल्प वृक्ष,
तत्व हम नागमणि ऐरावत हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। अरविंद घोष की वाणी है, हम तुलसी का दिग्दर्शन है, अब्दुल कलाम की दृष्टि है, ऐश्वर्या का आकर्षण है, हम करुणा मदर टेरेसा की, इंदिरा गांधी की शक्ति है, लक्ष्मीबाई का साहस है, मीराबाई की भक्ति, इंदिराबाई का साहस है, मीराबाई की भक्ति है। हम रामदेव से योगी हैं, धोनी सी धूम मचाते हैं, सनसनी सानिया मिर्जा की तेंदुलकर बनकर छाते हैं। हमसे ही सुनीता विलियम है जो अंतरिक्ष से आई है, बॉबी जिंदल ने अमेरिका जाकर के धूम मचाई है। हम लक्ष्मी मित्तल की पूंजी टाटा बिरला अंबानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हैं। हमारी संस्कृति देखो, घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। घर के आपको समर्पित करता हूं कि घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। हम श्राद्ध कर्म वाले पुरखों से भी जन्मों का नाता है। बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं। हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते हैं। बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं। हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते हैं। अपनी माताएं बहनें सर पर पल्लू रखकर चलती हैं। गर्भत्व पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियां करती हैं। हम जन्म जहां ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं। हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन, हम जन्म जहां ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं। हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन कहते हैं। हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं। हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर वंदन करते हैं। हम चार धाम के पुण्य और ऋषि मुनियों के वरदानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हैं हिंदुस्तानी। क्या बात, क्या तो बात। बड़ा लंबा गीत है हिंदुस्तान के गौरव का, लेकिन आप जिस मन से सुन रहे हैं, इतनी महिलाएं बैठी हैं। आज इंदिरा जी की स्मृति में हम आयोजन कर रहे हैं। सच, बेटियों के लिए मैं 10 पंक्तियां पढ़ा। स्वागत, शानदार, शानदार। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। 2 बेटियों का जन्म है, झांसी की रानी और श्रीमती इंदिरा गांधी की। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें खोलती हैं। वाह, जितनी बेटियां बैठी हैं मैं सबको समर्पित करता हूँ और सबका समर्थन और प्यार भी। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है। जाके नासा में सितारे आसमानों को गई हैं। ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई। साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते। वाह 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 वाह। मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा। क्या बात। पूरा इतिहास पढ़ता हूँ एक बंद में। सब कविताएं बहुत लंबी लंबी है, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा सुंदर कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है। पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है। पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। मूर्ख कालिदास ने विद्योतमा से बुद्धि पाई। और कीर्तनावली ने राह तुलसी को दिखाई। गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया। और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा। भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तमुरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है। लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है। और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही है। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही है। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की जान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा। क्या बात, क्या बात। अगर आज के दिन एक संदेश घर में लेके जाएं, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता का मान करें और घर में नारी शक्ति बेटियों, पत्नी, परिवार की जो भी महिलाएं हैं उन सबका भी सम्मान करें, तब कहीं भारतीय संस्कृति गौरवान्वित होती है। तब ये कभी सम्मेलन सफल होते हैं। तब इंदिरा गांधी जी की स्मृति को हम और बड़ा कर सकते हैं। तब माननीय कमलनाथ जी
कि दीर्घायु होने की कामना कर सकते हैं। वो शतायु हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो। और आप सबने बहुत धैर्य से सुना, अच्छा लगा हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर 10 बार तालियां इन कवियों के लिए बजाएं जो पूरे देश से और दूर दूर से आए हैं। और आनंद जी से अनुरोध है कि वो आपके लिए आभार के दो शब्द कहें। या वाह वाह सुनिए वाह, जी। क्या बात। बहुत बढ़िया। आज जो काव्य रस की सरिता यहाँ भई है दमुआ में, आप सब का हम धन्यवाद करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में इतनी देर रात तक महिलाओं ने भी काव्य रस का आनंद लिया, उनका सबका धन्यवाद। विधायक जी का धन्यवाद, गुलबाके जी का धन्यवाद, कल जो इन सब लोगों का पेमेंट करेंगे उनका भी धन्यवाद, और सारे लोगों का धन्यवाद, और वो चाय वाले का भी धन्यवाद कि उसके कारण कवि सम्मेलन बहुत बार ठहाकों से गूंजा। आप सबने इतने धैर्य से सुना, और एक सबसे बड़ी बात जिसका हम सब कविगण आपको धन्यवाद देते हैं कि यहाँ कवि सम्मेलन करने की हिम्मत खत्म हो गई थी, लेकिन आज आप लोगों ने दिखा दिया कि दमुआ में भी कवि सम्मेलन बहुत सफलता के साथ किया जा सकता है। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।